चैप्टर 91 अमूल्य खूनी गोली। लियोन और जेनिथ जो कि लियोन के मास्टर थे, वो दोनों जल्दी से उस ड्रैगन के हमले से बचने के लिए एक बहुत मजबूत खंभे के पीछे जाकर छुप गए, और खुशी की बात ये थी कि उस खंभे से उस एंशिएंट फ्लेम की दूरी बहुत कम थी। ये देखकर दोनों और भी ज्यादा खुश होने लगे, लेकिन वही उस ड्रैगन ने अपना स्पेशल अटैक एंशिएंट फायर एम्बर वेव, प्राचीन आग की धधकती लहर धारा, इसको एक्टिवेट कर दिया था। पल भर में वहां का तापमान बहुत तेजी से गर्म होने लगा। इस तापमान को बढ़ता देख ऐसा लग रहा था कि किसी ने ज्वालामुखी के लावा को उनके पास लाकर खड़ा कर दिया है। वही उस ड्रैगन के पीछे से एक तेज आग की लहर सीधा उस खरगोश की ओर बढ़ने लगी। वही वो खरगोश उस हमले से बच नहीं पाया था, और वो उस हमले की चपेट में आ गया था। तभी वो खरगोश उस आग के घेरे में कैद हो चुका था। ये देखकर लियोन ने जल्दी से अपने मास्टर यानी जेनिथ की ओर देखते हुए बोला, मास्टर, अब क्या करेंगे? लगता है वो जानवर तो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वही मास्टर जेनिथ अभी भी चुपचाप खड़े हुए थे, और फिर वो मुस्कुराते हुए बोले, लियोन, तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से हार गया? अभी इंतजार करो और देखो। लेकिन तभी जेनिथ उस फ्लेम को देखते हुए बोला, लियोन, जल्दी करो, तुम जल्दी जाकर उस फ्लेम को लेकर आओ। पर याद रखना, अभी अगर तुम्हारे हाथ इस फ्लेम पर लग गए तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, इसलिए तुम शक्ति चक्र का इस्तेमाल करते हुए ही उस फ्लेम को उठाओगे। चलो अब जाओ जल्दी। लेकिन वही लियोन तो अभी भी मास्टर की बात पर हैरानी से उन्हीं को देख रहा होता है। लेकिन फिर उसने अपने मास्टर की बात सुनकर धीरे धीरे उस फ्लेम की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी लियोन की शक्तियों को वो ड्रैगन महसूस कर लेता है, और फिर वो एंशिएंट फ्लेम की ओर देखने लगता है। तभी उसको लियोन उस फ्लेम के पास जाता हुआ दिखता है। ये देखकर वो ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर गुस्से से लियोन की ओर देखकर बोला, अच्छा लड़के, तो तू ही जो ये सब कर रहा है। लड़के, तू सच में बहुत ज्यादा साहसी है जो अकेला ही यहाँ चला आया, लेकिन तू अब मेरे हाथों से नहीं बेचेगा। ये कहकर वो ड्रैगन जल्दी से अपने मुंह में आग भरने लगता है, और अपने फायर एलिमेंट का उपयोग करते हुए लियोन के ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी बीच में अचानक से उस रोशनी से एक नीले रंग की रोशनी जाकर टकरा जाती है, जो कि उस खरगोश से कानों से निकल रही थी। ये देखकर वो ड्रैगन हैरान हो गया, हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोच भी नहीं था कि ये जानवर उसके इस हमले से बच जाएगा। तभी वो ड्रैगन गुस्से से लियोन उस जानवर को देखता हुआ बोला, आखिर तुम कमजोर जानवर मेरे हमले से बच कैसे गए? लेकिन वो खरगोश जैसा दिखने वाला जानवर अभी भी कुछ भी बोल नहीं रहा होता है। ये देखकर उस ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और फिर गुस्से ने जल्दी से वो ड्रैगन उस खरगोश के पास जाने लगता है। उसने अपने पंजों को आगे कर लिया था, ऐसा लग रहा था कि वो ड्रैगन उस खरगोश को अपने पंजों में जकड़कर मार डालना चाहता है। वही लियोन जो कि थोड़ी देर पहले उस ड्रैगन के हमले को देखकर घबरा गया था, वो उस खरगोश को सुरक्षित देख खुशी से भर गया था। इसलिए लियोन ने बिना कोई देर किए उस एंशिएंट फ्लेम की ओर जाने लगता है। वही वो ड्रैगन उस खरगोश को अपने पंजों में जकड़ने वाला ही होता है कि तभी अचानक से उसके दोनों पंजों खरगोश के पास आते ही कर जाते हैं। ये दर्द महसूस कर उस ड्रैगन के मुंह से चीख निकल चुकी थी, और वो सीधा जमीन पर आकर पड़ गया। ये देखकर लियोन और जेनिथ दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए। वही अब ड्रैगन खड़े होने में असमर्थ था, जिससे अब उस ड्रैगन का उड़ना भी बहुत ज्यादा कठिन था, क्योंकि उसके पंख जमीन को छू रहे थे, और जब तक वो ड्रैगन खड़ा नहीं होता तब तक वो अपने पंखों फड़फड़ा नहीं सकता। ये देखकर वो खरगोश जल्दी से विंड एलिमेंट का उपयोग करते हुए जल्दी से हवा में ही ब्लेड्स बनाना शुरू कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे वो सारे ब्लेड्स उस ड्रैगन को काटने लगते हैं। उसके पंख, उसके पैर सब कट चुके थे, और वो ड्रैगन जमीन पर बेसुध सा पड़ा रहता है। ये देखकर जेनिथ समझ चुका था कि वो मर चुका है। ये महसूस कर जेनिथ धीरे धीरे उस ड्रैगन की ओर जाने लगता है। तब जेनिथ उस ड्रैगन को गौर से देखने लगता है। जेनिथ की आंखें चमकने लगी थी। जेनिथ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस ड्रैगन के अंदर झांक रहा हो। तभी जेनिथ की नज़र उसके गले के निचले भाग पर आकर रुकी, और फिर जेनिथ जल्दी से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने एक हाथ आगे करते हुए अपनी शक्तियां का इस्तेमाल करने लगा। तभी उस ड्रैगन के गर्दन में से एक तेज चमकता हुआ लाल गोल मोती निकलने लगा, जिस पर बहुत सी दरारें भी थी। ये देखकर जेनिथ बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि ये था उस ड्रैगन का मैजिक कोर, जो कि एक क्लास 6 का जानवर था, इसलिए ये मैजिक कोर बहुत ज्यादा बेशकीमती था। तभी जेनिथ देखा है कि वो खरगोश वापस से छोटा होकर उसके पास आ गया है। ये देखकर लियोन ने जल्दी से उस खरगोश की ओर देखते हुए बोला, शुक्रिया दोस्त, आज तुमने मेरी एक बार और जान बचाई। तुम चिंता मत करो दोस्त, अब यही लड़का हम दोनों को आज़ाद करवाएगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं अपना वादा कभी नहीं भूलूंगा। और फिर वो खरगोश जैसे दिखने वाला जानवर भी लियोन की ओर देखने लगता है, जो कि उस फ्लेम के पास जा रहा होता है। वही जेनिथ भी लियोन को गौर से देख रहा होता है। तभी खरगोश और जेनिथ एक दूसरे की ओर देखकर अपनी गर्दन हिलाते हैं, और फिर जेनिथ अपने हाथों की मुद्रा को बदलने लगता है, जिससे जेनिथ और वो खरगोश एक दूसरे की ओर खींचने लगते हैं, और फिर जेनिथ पूरी तरह से उस खरगोश ने समा जाता है, और फिर अब जेनिथ उस खरगोश के शरीर में चला जाता है। वही लियोन धीरे धीरे उस एंशिएंट फ्लेम के पास पहुंचने लगता है, और फिर वो थोड़ी देर बाद उसके पास होता है। उस फ्लेम में से बहुत तेज और पवित्र ऊर्जा निकल रही होती है। जैसे ही लियोन उस ऊर्जा के संपर्क में आता है, तब अचानक से लियोन की सारी थकान दूर होने लगती है। ये देखकर लियोन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है।
लेकिन वही जब लियोन उस फ्लेम को अपने हाथों में उठाता है तब उसको उस फ्लेम के नीचे 3 लाल छोटे छोटे बोल जैसे मोती दिखते हैं। ये देखकर लियोन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी लियोन ने अपने मास्टर की ओर देखने लगा, लेकिन लियोन से थोड़ी दूर वो खरगोश हवा में उड़ता हुआ लियोन के पास ही आ रहा होता है। ये देखकर लियोन जल्दी से समझ जाता है कि उसके मास्टर वापस से इस खरगोश के अंदर जा चुके हैं। तभी लियोन अपने मास्टर का इंतजार करने लगा। जैसे ही मास्टर हुआन लियोन के पास आए तब लियोन ने मास्टर की ओर देखते हुए जवाब दिया, देखिए मास्टर, मैंने इस फ्लेम को ले लिया है। लेकिन मास्टर, मुझे इस फ्लेम के नीचे कुछ और भी मिला है, देखिए मास्टर। तभी लियोन एक मोती को मास्टर को देता है। वही मास्टर भी उस मोती को गौर से देखने लगते हैं। तभी मास्टर की आंखें चमकने लग जाती है। तभी वो खुशी से उस मोती को देखते हुए लियोन से बोला, लड़के, तेरी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है। ये जो चीज़ है वो सच में बहुत ज़्यादा अमूल्य चीज़ है। ये है खूनी गोली, जो कि तभी ही बनती है जब किसी जानवर का खून जो को क्लास 9 या 10 पर पहुंच गया हो, तो उनके खून में बहुत ज़्यादा शक्तियों का संचार होने लगता है, जिससे उनका खून भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर किसी क्लास 9 या 10 के जानवर का खून गिरा होगा, और लेकिन पता नहीं कैसे पर उसी खून पर ये फ्लेम आ गई होगी, जिसने इस खून को और भी ज़्यादा निखार दिया, जिससे ये खून की बूंदें ऐसे सख्त हो गई और इन्होंने ऐसा आकार ले लिया। और इस ड्रैगन को देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसके बारे में इसको भी नहीं पता होगा, क्योंकि अगर पता होता तो इसकी ताकत आज बहुत ज़्यादा होती। लेकिन तभी लियोन ने उस खूनी गोली की ओर देखते हुए बोला, पर मास्टर, क्या उस ड्रैगन ने इस फ्लेम को उठाकर नहीं देखा होगा? लियोन की बात सुन मास्टर ने मुस्कुराते हुए बोला, नहीं लियोन, इस फ्लेम को छूते ही वो ड्रैगन राख में बदल जाता है। ऐसी फ्लेम्स को वही उठा सकता है जो या तो लेवल 8 या उससे ऊपर हो, और या तो अल्केमिस्ट जो कि अपनी हॉट चैम्बर में इसको समा सकता है। लेकिन इस जैसी एंशिएंट फ्लेम को कैद रहना पसंद नहीं है, इसको वही अपने पास रख सकता है जो कि इस फ्लेम को काबू में कर सके। लेकिन तभी लियोन मास्टर की ओर देखते हुए बोला, पर मास्टर, आखिर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? लियोन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मास्टर उससे कहना क्या चाहते हैं। तभी मास्टर हुआन मुस्कुराते हुए बोले, लियोन, तुम्हें इस फ्लेम को अपने हॉट चैम्बर में कैद करना है। ये सुनकर तो लियोन की हालत खराब हो गई, क्योंकि जैसा कि मास्टर हुआन ने कहा कि ये किसी को भी जलाकर राख कर सकती है, ये सुनकर ही लियोन को इस फ्लेम की शक्ति का अंदाजा हो चुका था, और मास्टर हुआन उसी फ्लेम को कैद करने के लिए कह रहे हैं। ये सोचकर ही लियोन को कपकपी छूट रही थी। तभी मास्टर हुआन लियोन के डर को देखते हुए गुस्से से बोले, क्या हुआ लियोन, तुम्हें ताकतवर नहीं बनना? अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो कठिन रास्तों पर तो तुम्हें चलना ही होगा, इसलिए तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम्हें हर दर्द को एक्सेप्ट करो। अगर तुम छोटी छोटी परेशानी से ऐसे ही डरते रहोगे तो तुम कभी भी एक ताकतवर योद्धा नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हारा कोई करीबी जिसे तुम्हारी आंखों के सामने कोई ताकतवर योद्धा उठाकर ले जाए तो क्या तुम तब भी ऐसे ही कमजोर बनकर खड़े रहोगे? लेकिन जैसे ही लियोन ने मास्टर की ये बात सुनी तो उसे अचानक से अपने छोटे भाइयों और लूना की याद गई थी। ये महसूस कर लियोन को समझ में आया कि वो सच में शक्ति चक्र की शक्तियों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो रहा है। तब लियोन वापस से अपने वही दिन याद करने लगता है जब उसके साथ हमेशा बुरा होता था। वही अचानक से लियोन को वही दिन याद आने लगता है। तब उसकी माँ, जो कि उसके पापा की तीसरी वाइफ थी, वो उससे हमेशा कहती थी कि जिसके पास ताकत होती है वो दूसरों की, हमेशा कमजोर लोगों की मदद करता है, और किसी भी योद्धा को ताकतवर बनने के लिए कठिन मेहनत और बहुत से असहनीय दर्द से होकर गुजरना होता है। ये सब याद करते ही लियोन को अब यकीन हो जाता है कि ताकतवर बनने के लिए कोई भी आसान रास्ता नहीं होता है। इसको समझते हुए लियोन मास्टर को ग्रीट करता है और फिर मास्टर से बोला, मास्टर, अब मैं अच्छे से समझ चुका हूँ कि शक्तिशाली बनने का कोई भी आसान तरीका नहीं होता है, इसलिए आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। वही मास्टर हुआन भी लियोन को ऐसा करते देखा मुस्कुराने लगते हैं। तभी मास्टर हुआन लियोन की ओर देखते हुए बोले, ठीक है लियोन, मुझे अच्छा लगा कि तुम ये सब समझ गए, और मैं भी तुमसे से वादा करता हूँ कि तुम्हें ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर योद्धा बनाकर ही रहूंगा। तभी मास्टर हुआन उस फ्लेम को देखते हुए बोले, लियोन, अभी तुम इस फ्लेम को यहाँ पर बैठकर अब्जॉर्ब कर लो, और याद रहे लियोन, तुम्हें हर दर्द को सहते हुए इस फ्लेम को अपने अंदर कैद कर लेना है, और चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर लियोन भी इस बात के हामी भर देता है, और फिर लियोन वहीं पर बैठ जाता है। तभी मास्टर हुआन ने लियोन की ओर देखते हुए बोले, लियोन, अपनी गोल्डन पावर को एक्टिवेट करके तुम्हें इस फ्लेम को गोल्डन पावर के अंदर कैद करके तुम्हें अपने हॉट चैम्बर के साथ में से एक भाग में लेकर जाना है। और फिर जब तुम उस फ्लेम को उस भाग के अंदर ले जाने में कामयाब होते हो तो तुम्हें जल्दी से अपनी शक्तियां से उस फ्लेम की सारी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में बहने देना होगा, ताकि उस फ्लेम से तुम्हारी शरीर की ताकत बढ़ सके। और जब वो फ्लेम छटपटाना बंद कर दे तो समझ जाना तुम इसने कामयाब हुए। ये सुनकर लियोन जल्दी से अपनी आंख बंद कर अपनी गोल्डन पावर को एक्टिवेट करता है, और अपनी गोल्डन पावर को शरीर से बाहर निकलता है। वही मास्टर लियोन से थोड़ी दूर चले जाते हैं। जैसे ही लियोन अपनी गोल्डन पावर को उस फ्लेम की ओर ले जाने लगा, लेकिन वो फ्लेम जो कि हरे रंग की थी वो गोल्डन पावर को देखते ही भड़कने लगी और अपनी गर्मी को और भी ज्यादा भागने लगी।
ये महसूस कर लियोन भी जल्दी से अपनी गोल्डन पावर की शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो हरे रंग की फ्लेम धीरे धीरे उस गोल्डन पावर के अंदर खिंचने लगी और फिर वो फ्लेम पूरी तरह से उस गोल्डन पावर के अंदर चली जाती है। और फिर लियोन उस गोल्डन पावर को वापस से अपने शरीर के अंदर ले जाता है और फिर वो उस फ्लेम को अपने सीने के बीचों बीच मौजूद हॉट चैम्बर की ओर ले जाने लगता है, जिसमें 7 छोटे छोटे भाग बने हुए थे। ये देखकर लियोन जल्दी से अपनी गोल्डन पावर को हॉट चैम्बर के ऊपर वाले भाग की ओर ले जाने लगता है। वही वो फ्लेम भी अब बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगी थी, इसलिए उसने उस गोल्डन पावर पर हमला करना शुरू कर दिया। वही उन दोनों की टकराहट से लियोन के शरीर में बहुत तेज दर्द होने लगा था, लेकिन लियोन ने बहुत मुश्किल ने खुद को संभालते हुए उस गोल्डन पावर की शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वही ये सब मास्टर हुआन भी देख रहे होते हैं, लेकिन वो हरे रंग की फ्लेम और भी ज्यादा शक्तियां बढ़ाने लगी। देखते ही देखते दोनों रोशनी लड़ते लड़ते लियोन को और भी ज्यादा दर्द देने लगी। वही लियोन ने दर्द के कारण अपने दांत बिछ लिए थे, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी थी, इसलिए वो जल्दी ही अपनी पर्पल पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उस हरे रंग की फ्लेम के अटैक उस पर्पल रंग की रोशनी से टकराते ही गायब होने लगते हैं। ये देखकर वो फ्लेम भी घबरा जाती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए लियोन जल्दी से उस फ्लेम को अपने हॉट चैम्बर में कैद कर देता है। और फिर थोड़ी देर बाद अचानक से लियोन अपनी शक्तियों की ऊर्जा से उस फ्लेम को निखारने का काम करने लगा। शक्ति चक्र की मदद से लियोन ने उस फ्लेम को अपने अंदर कैद कर लिया था। चैप्टर 92 13th एंशिएंट फ्लेम। लियोन ने जल्दी से उस फ्लेम को अपने अंदर कैद कर लिया था। ये देखकर मास्टर हुआन बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वही लियोन भी लंबी और गहरी सांस लेने लगा, क्योंकि उसके लिए ये सब करना सच में बहुत खतरे की बात थी। तभी मास्टर हुआन लियोन के पास आते हैं और फिर लियोन से मुस्कुराते हुए बोले, बहुत बढ़िया लड़के, अब तुम्हारे पास एक फ्लेम है जिससे तुम्हारी अल्केमिस्ट बनने का रास्ता थोड़ा और आसान हो जाएगा। ये सुनकर लियोन भी जल्दी से बहुत खुश होता है और फिर वो धीरे धीरे अपनी जगह पर खड़ा होकर अपने मास्टर से बोला, मास्टर ये सब आपकी वजह से हो पाया है। लेकिन तभी लियोन को मास्टर के हाथ में वही खूनी गोली दिखती है। ये देखकर लियोन मास्टर से बोला, मास्टर आखिर ये गोलियां हमारे किस काम आ सकती है। मास्टर भी लियोन की बात को समझते हुए उन गोलियों को ध्यान से देखने लगे और फिर उसे देखते हुए बोले, लियोन ये खूनी गोलियां बहुत काम की है, इससे हम किसी की भी एच सेल और एस सेल को बढ़ा सकते हैं। हालांकि इनको सीधा मुंह में लेना खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसको बाकी जड़ी बूटी के साथ ही देना सही होता है। और लियोन, जो तुमने अभी अभी जो फ्लेम को अपनी बनाई है वो है प्राचीन हरितभा रोशनी। और इतना ही नहीं लियोन, इस ग्रह पर करीब 14 प्राचीन रोशनी है जो कि इस ग्रह पर मौजूद है। और तुम्हारी जो ये रोशनी है वो है 13th नंबर पर आती है। जब तुम इन सभी फ्लेम को अपने अंदर संभालोगे तो तुम प्राचीन रोशनियों की मदद से तुम हर वो कार्य कर सकते हो जो एक अल्केमिस्ट करने की सोच भी नहीं सकता। मास्टर की बात सुनकर लियोन को अब इन प्राचीन रोशनियों में दिलचस्पी होने लगी थी। तभी लियोन ने इसी दिलचस्पी के साथ मास्टर से बोला, मास्टर आखिर हमें बाकी की प्राचीन रोशनियां कहाँ मिलेगी। लेकिन मास्टर लियोन की ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए और फिर मास्टर हुआन ने उन खूनी गोलियों को लियोन को देते हुए बोला, काश मैं ये कह पाता लियोन कि मुझे उन रोशनियों के बारे में पता है, लेकिन ये प्राचीन रोशनियां हैं, इनका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। शक्ति चक्र भी एक हद तक ही शक्तियों का पता लगा पाता है। जितना शक्ति चक्र में ज्ञान एकत्रित था इस ग्रह के बारे में, उन्हीं में मैंने तुम्हें ये सब बताया है। क्योंकि शक्ति चक्र में सिर्फ 80% ही इस ग्रह के बारे में जानकारी है और अभी भी 20% रहस्य ऐसा है जो कि शक्ति चक्र से छुपा हुआ है। अब ये क्यों है, इसका जवाब मुझे भी पता नहीं चल पा रहा है। मास्टर की बात सुनकर लियोन समझ चुका था कि इन प्राचीन रोशनियों को ढूंढना बहुत कठिन होगा। लेकिन तभी लियोन को मास्टर की आवाज आई, लियोन जल्दी चलो यहाँ से, मुझे एक बहुत ही ताकतवर और का महसूस हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान मौजूद है, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। मास्टर हुआन के चेहरे पर चिंता की लकीरें देख लियोन भी सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जिससे मास्टर हुआन भी घबराने लगे, क्योंकि लियोन ने देखा था कि उसके मास्टर ने उस ड्रैगन को भी बच्चा समझ रहे थे। लेकिन लियोन ने बिना पूछे मास्टर की बात पर हामी भरकर जल्दी से वहां से जाने लगा। वही मास्टर हुआन भी जल्दी से इधर उधर देखने लगा और तभी उसकी नजर एक दिशा की ओर गई। ये देखकर मास्टर हुआन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो वहां से जाने लगते हैं। मास्टर हुआन जल्दी से शक्ति चक्र के अंदर चले जाते हैं और फिर लियोन से बोले, लियोन जल्दी यहाँ से निकलो, अपनी गति बढ़ाओ। ये बात सुनकर लियोन वहां से जाने लगता है और जल्दी से उसी गुफा से बाहर निकल जाता है और फिर रहस्यमयी विदुर तालाब के ऊपर जाने लगता है। वही इन दोनों से दूर एक जगह जहां पर मास्टर हुआन देखकर मुस्कुरा रहे थे, वहां से 3 लोग अचानक से प्रकट हो जाते हैं। इन्होंने वही सफेद कपड़े पहने हुए थे जो कि लूना को लेने स्कूल में कुछ लोग आए हुए थे। वही उन कपड़ों पर वही अजीब सा चिन्ह बना हुआ था जो कि सेम उन्हीं लोगों पर बना हुआ था जो लोग लूना को लेने आए थे। वही उन तीनों में एक जवान आदमी आगे की ओर आया और फिर जल्दी से आसपास अपनी आत्मदृष्टि से उस जगह के चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाने लगा। तभी अचानक से इस लड़के ने जल्दी अपनी आंखें खोली और फिर हैरानी से अपने पीछे खड़े दोनों बूढ़े आदमियों से बोला, फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर, यहाँ पर कुछ तो हुआ है। मुझे इस ड्रैगन की और उस प्राचीन रोशनी की किसी की शक्तियां महसूस नहीं हो रहा है। लगता है किसी ने हमसे पहले यहाँ पर कोई आकर इस प्राचीन रोशनी को अपने साथ ले गया है।
कहीं ये काम उनका तो नहीं है। लेकिन तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी जो कि सफ़ेद कपड़े पहना हुआ था और उसकी आंखें में तेज चमक थी और आगे आते हुए बोला, नहीं कमांडर, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर इस जगह के बारे में उनको कौन बताएगा। मुझे लगता है कि किसी ने उस रहस्यमयी विद्युत तालब के नीचे इस रोशनी की शक्तियों को महसूस कर लिया होगा और वो इसी रास्ते से यहाँ पर आकर उस ड्रैगन को मारकर उस रोशनी को ले गया होगा। पर ये कैसे हो सकता है? उस कमांडर ने हैरान होते हुए उस सेकंड एल्डर से बोला। तभी वो आगे बोला, पर सेकंड लीडर, मुझे जहां तक याद है वो रहस्यमयी विद्युत तालाब पूरी तरह से सोल पावर से भरा हुआ है, इसलिए इस रोशनी की शक्तियां इतने ऊपर महसूस करना बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि ऊपर जाने से पहले ही इस रोशनी की शक्तियां उस सोल पावर में अटक कर ही रह जाती है, तो उसके ऊपर तक जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वही वो सेकंड एल्डर भी कमांडर की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो यहाँ तक आ सकता है। लेकिन तभी फर्स्ट एल्डर धीरे धीरे आगे आते हुए बोले, सोल मास्टर, ये काम एक सोल मास्टर हैं। अपने फर्स्ट एल्डर की बात सुनकर दोनों लोग अचानक से फर्स्ट एल्डर की ओर देखते हैं और फिर सेकंड एल्डर फर्स्ट एल्डर से बोला, एल्डर, क्या आपको सच में यकीन है कि ये काम किसी सोल मास्टर का है? ये बात सुनकर फर्स्ट एल्डर की बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोले, हाँ, वो एक सोल मास्टर ही था, लेकिन बहुत ज्यादा अजीब था। मुझे याद है जब हम यहाँ आ रहे थे तब मैंने महसूस किया कि कोई हमें देख रहा है, लेकिन मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा, वो व्यक्ति वहां उस जगह खड़ा हुआ था। फर्स्ट एल्डर ने उस जगह की ओर इशारा किया जहां पर थोड़ी देर पहले मास्टर हुआन यानी जेनिथ खड़ा हुआ था। तभी फर्स्ट एल्डर आगे बोले, और हाँ, वो सोल मास्टर सच में बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि जिस समय मुझे वो महसूस हुआ तभी हम इस जगह से करीब 4000 किलोमीटर दूर थे, और इतनी दूर महसूस कर पाने की शक्ति सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसा तो केवल वही लोग कर पाते हैं जो सोल मास्टर के क्लास 3 पवित्र आत्मतारा बिंदु के हेवन सील तक पहुंच जाते हैं। ये सुनकर तो वहां पर खड़े दोनों के कान फट जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगा था कि वो लोग जिसकी बात कर रहे होंगे वो इतने ज्यादा ताकतवर है। तभी सेकंड एल्डर दोनों की ओर देखते हुए बोले, हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो वो सोल मास्टर हमें पहचान लेगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर मुस्कुराते हुए उन दोनों की ओर देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है इतना ताकतवर इंसान हमारे बारे में पता नहीं लगा सकता है? मुझे तो लगता है वो हमें पहले से ही जान चुका है। और एक बात और, मुझे यहाँ पर एक नहीं दो लोगों की शक्तियों का महसूस हो रहा है। वो दूसरा भी एक सोल मास्टर है, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज्यादा काम है। इसलिए हमें उस दूसरे इंसान को ढूंढना चाहिए, ताकि हमें वो इंसान मिल गया तो फिर हमें इस ताकतवर इंसान के बारे में भी पता चल जाएगा, और हमें पूरी कोशिश करनी है कि उस ताकतवर इंसान को हम हमारे दल में ले सके, क्योंकि ऐसे ताकतवर इंसान को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना है। और फिर वो फर्स्ट एल्डर उस और देखने लगा जिस जगह मास्टर हुआन खड़े हुए थे, और फिर धीरे से उस जगह की ओर देखते हुए बोले, आखिर तुम हो कौन? लेकिन तभी हमें दिखाया जाया है मास्टर हुआन को, जो कि लियोन के साथ साथ ऊपर की ओर जा रहा होते हैं, और साथ ही साथ उनके चेहरे पर मुस्कान साफ साफ देखी जा सकती है। तभी मास्टर हुआन लियोन से बोले, अच्छा लियोन, अब तुम क्या करने वाले हो? वही लियोन भी ये सुनकर सोच में पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता है कि उसे आगे क्या करना है। इसी बात को समझते हुए लियोन ने मास्टर की ओर देखते हुए बोला, मास्टर, मुझे भी नहीं पता कि आखिर मुझे अब आगे क्या करना है। लेकिन तभी मास्टर हुआन लियोन की ओर देखते हुए बोले, ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलोगे सफर पर, क्योंकि हमें उस पत्थर के बाकी टुकड़े भी ढूंढने हैं। और तुम्हें भी अभी बहुत कुछ सीखना है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जल्दी से तुम यहाँ के बाजार चलो, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी सामान खरीदने हैं। और अब से तुम्हें मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना है, क्योंकि मैं तुम्हें धीरे धीरे सभी जड़ी बूटी और हर्ब्स और जो कि सोल पावर से जुड़ी बातें बताया करूंगा। और जैसा कि तुम देख सकते हो, तुम्हारे पास वेपन डिजाइन की स्किल भी है, जो कि तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि एक योद्धा का सबसे पहला आभूषण होता है उसका हथियार। इसलिए मैं तुम्हें ऐसे ऐसे हथियार बनाना सिखाऊंगा कि तुम यहाँ के किसी भी वेपन डिजाइनिंग मास्टर से भी अच्छे और बेहतरीन हथियार बनाना सीख जाओगे। ये सब सुनकर लियोन को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहले वो अकेला ही था, लेकिन अब उसके साथ उसके मास्टर भी थी। इसी बात को याद करते हुए वो खुशी से मास्टर की ओर देखने लगा। लेकिन तभी लियोन ने देखा कि अब वो उस तालाब से बाहर निकलने वाला ही होता है। वही मास्टर भी जल्दी से उस शक्ति चक्र के अंदर वापस से चले जाते हैं। जैसे ही लियोन उस तालाब से बाहर निकला तो वो देखा है कि वहां और मास्टर सू और मास्टर यू दोनों भी मौजूद थे। दोनों मास्टर लियोन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये देखकर लियोन भी मुस्कुराने लगता है। तभी मास्टर सू लियोन के पास आते हुए लियोन को देखने लगते हैं। मास्टर सू को लियोन के अंदर से बेहद ही गर्म रोशनी का महसूस हो रहा था। ये देखकर मास्टर सू जल्दी से आंखें फाड़कर लियोन को देखने लगे, और फिर लड़खड़ाती आवाज में मास्टर सू बोले, तुम्हारे पास एक प्राचीन रोशनी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारे पास सच में प्राचीन रोशनी है। मास्टर सू की बात सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वही मिस कायली और लू याओ दोनों अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, क्योंकि उन्होंने प्राचीन रोशनियों के बारे में सुना है और उन्हें ये भी पता था कि उनका मिलना कितना कठिन है।
वही लियोन भी मास्टर सू की बात सुनकर अपने सिर के पीछे हाथ रखते हुए बोला, हाँ मास्टर सू, किस्मत से मुझे ये रोशनी इस तालाब के नीचे मिली थी, इसलिए इसे मैंने एब्जॉर्ब कर लिया। ये सुनकर मास्टर सू खुशी से लियोन के पास आकर उसके कंधे थपथपाते हुए बोले, क्या बात करते हो तुम भी? अरे भाई, नीचे इतनी ज्यादा सोल पावर के बीच नीचे जाने के लिए किस्मत का ही खेल नहीं होता है, इसका मतलब तुमने अपनी ताकत को छुपाया हुआ है। सच में तुम तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। अब मुझे खुशी है कि हमारा संधार दल उस परेशानी से बच जाएगा। लेकिन तभी मास्टर सू को लियोन की आवाज सुनाई देती है, मास्टर सू, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अब मैं अपने मास्टर के साथ ही आगे के सफर पर जाने वाला हूँ, इसलिए मैं क्विलोरा राज्य की राजधानी मुकाबला शुरू होने के 15 दिन पहले ही पहुंच जाऊंगा। इसलिए मैं पहले बाजार जाकर कुछ जरूरी सामान खरीदूंगा और फिर यहाँ से निकल जाऊंगा। मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा मास्टर सू। लेकिन तभी लियोन को कुछ याद आता है और फिर मास्टर सू की ओर देखते हुए बोला, और हाँ मास्टर, एक बात और है जो मुझे आपको बतानी है। जो अभी बिच्छू दल के साथ हुआ था वो हादसा नहीं था, वो जानबूझकर आप लोगों को मारने की साजिश थी। किसी ने उनको कंट्रोल कर रखा था और मजबूर किया खुद को ब्लास्ट करने के लिए। इसलिए आप इसकी जांच पड़ताल शुरू करवाए और अच्छा होगा कि आप अपनी पोती लुयाओ और मिस कायली को वापस संधार दल भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ अभी इनको खतरा हो सकता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ मास्टर सू। ये कहकर लियोन वहां से चला जाता है और सभी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। लियोन को पहले ही मास्टर हुआन ने उस हमले का कारण बता दिया था, अब लियोन ने मास्टर सू को इसके बारे में बता दिया है। अब मानना और न मानना ये सब मास्टर सू के ऊपर निर्भर करता है। वही लू याओ लियोन को जाता देख गुस्से में लियोन को देखते हुए बोली, कितना घमंडी लड़का है। और फिर वो मिस कायली की ओर जाने लगी। वही मास्टर सू भी लियोन की बात को पचा नहीं पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने लियोन की आंखों में अपनी बात पर आत्मविश्वास देखा तो वो भी समझ चुके थे कि लियोन उनसे झूठ नहीं कह रहा था। तभी मास्टर सू की नजर मिस कायली और अपनी पोती लू याओ पर गई। तभी वो गहरी सांस छोड़ते हुए उनके दोनों के पास जाकर बोले, तुम दोनों आज ही संधार दल के लिए यहाँ से निकल जाना, और कोई भी पूछे तो कह देना कि मास्टर सू ने तुम्हें ये करने को बोला है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाती है और साथ में खड़े मास्टर यू भी अपने भाई सू की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता है। वही मास्टर यू अपने ब्रदर सू से बोले, ब्रदर सू, आखिर क्या हुआ? आप दोनों को अचानक से इनको संधार दल क्यों भेज रहे हो? और अपनी पोती लू तो अभी ही यहाँ संधार दल से आई है, तुम इसे वापस ही संधार दल भेज रहे हो, आखिर क्या बात है? तभी मास्टर सू अपने ब्रदर यू की ओर देखते हुए बोले, ब्रदर यू, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम जल्दी से हमारे कुछ मेंबर को बिच्छू दल को छानबीन करने भेजो और वहां का हाल पता करवाओ। जल्दी जाओ। और तुम दोनों यहां से आज ही संधार दल के लिए निकल जाओ। ठीक है। अपने मास्टर की बात सुनकर मिस कायली और लू याओ दोनों इस बात पर अपना सिर हिला देती है। और वही मास्टर यू भी जल्दी से संधार नीलामी घर पहुंचता है। चैप्टर 93 सफर क्विलोरा जंगल की ओर। लियोन ने मास्टर सू को बिच्छू दल से जुड़ी कई बातें बता दी और लियोन भी वहां से चला गया था। लियोन अपने मास्टर के साथ जाने वाला था, लेकिन वही उससे पहले लियोन बाजार से सामान खरीदना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से मास्टर के द्वारा बताए गए सामानों को खरीदने लगा। इनमें ज्यादातर थे अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां और घाव भरने वाले हर्ब्स और छोटे छोटे पौधे। वही लियोन को अल्केमिस्ट बनाने के लिए मास्टर हुआन ने लियोन को एक हॉट सील पॉट खरीदने को कहा, जो कि चकोर आकार का था। इसका उपयोग लियोन पहले भी देख चुका है। जब स्कूल में अल्केमिस्ट ब्रांच में अल्केमिस्ट का मुकाबला हुआ था तब उन्होंने इसी चीज का उपयोग किया था एक पॉट बनाने के लिए, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। सब बचाकर लियोन के पास अब सिर्फ 2000 सोने के सिक्के ही बचे हुए थे, लेकिन अभी भी लियोन को 58,000 सोने की सिक्कों की जरूरत थी। लियोन पहले तो इसके कीमत सुनकर परेशान हो गया था, लेकिन उसे अंदाजा लग चुका था कि सोने के सिक्के उसके लिए कितने कीमती है। लेकिन फिर भी लियोन ने अपनी लेवल 1 की हाई लेवल टेक्निक को उस हॉट सील पॉट के लिए कुर्बान कर दी। वो दुकानदार तो उस टेक्निक को लेकर ही बहुत ज्यादा खुश हो गया। देखते ही देखते लियोन ने सभी सामान खरीद लिया था। अब बारी थी नीलामी घर जाकर उस अजीब से पत्थर को लेने की जिस पर लियोन ने अपनी लेवल 4 की टेक्निक की ऊंची बोली लगाई थी। जैसे ही लियोन नीलामी घर पहुंचा तब वहां पर पहले से ही मास्टर सू और मास्टर यू लियोन का इंतजार कर रहे थे। वैसे मास्टर सू ने अपने ब्रदर यू को पहले ही लियोन की द्वारा बताई गई बात बता दी थी, लेकिन वो फिर लियोन का इंतजार कर रहे थे। लियोन भी उन दोनों को एक साथ बैठा हुआ देख धीरे धीरे उनकी ओर आने लगा। वही वहां पर टेबल पर एक डिब्बे में वो काला सा पत्थर भी रखा हुआ था। तभी मास्टर सू ने उस डिब्बे को आगे करते हुए बोले, लड़के, ये लो तुम्हारा सामान, जो तुमने लेवल 4 की टेक्निक लगा जीता था। सच में तुमने तो हमें हैरान ही कर दिया। वही लियोन भी खिसियानी हंसी हंसते हुए अपनी गर्दन हिलाने लगा, लेकिन वही मास्टर यू तो किसी और ही विचार ने खोए हुए थे। ये देखकर लियोन और मास्टर सू दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर मास्टर सू ने अपनी आंखें मास्टर यू की ओर की। क्या हुआ ब्रदर यू, तुम क्या सोच रहे हो? लेकिन मास्टर सू की बात सुनकर भी मास्टर यू अभी भी किसी सोच में डूबे हुए थे। ये देखकर मास्टर सू जल्दी से उनके कंधों पर हाथ रखते हैं, जिससे मास्टर यू अचानक से अपनी सोच से बाहर आते हैं। वही मास्टर यू ने दोनों से माफी मांगते हुए बोले, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन जैसा कि हमें हमारे दोस्त तियान ने बताया कि यहाँ पर कोई हमला करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन आखिर वो कौन हो सकता है?
लेकिन वही मास्टर सू तो अपने ब्रदर की बात सुनकर ही मुस्कुराने लगे और फिर मास्टर यू की पीठ थपथपाते हुए बोले, ब्रदर यू तुम इतनी चिंता मत करो, वैसे तो ये होना मुश्किल है लेकिन अगर कोई हम पर हमला कर देता है तो हमने पहले ही चेयरमैन को और हमारी पोती को वापस से राजधानी भेज दिया है। अब चाहे तो हम पर हमला हो भी जाए तो कम से कम हमारी नई पीढ़ी तो सुरक्षित रहेगी। इसलिए ज्यादा सोचना बंद करो और हमारे दोस्त से आखिरी बार मिल लो, क्या पता फिर कितने समय बाद मुलाकात हो। ये बात सुनकर लियोन भी मुस्कुराने लगता है, लेकिन लियोन ये जानकर खुशी हुई कि मास्टर सू ने उसकी बात मानी और उन दोनों लड़कियों को यहाँ से भेज दिया। लेकिन तभी लियोन को अपने मास्टर की बात सुनाई देती है, लियोन अब हम चलना चाहिए, ज्यादा देर करेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वही मास्टर की बात सुनकर लियोन दोनों मास्टर को ग्रीट करते हुए बोला, अब मुझे जाना चाहिए, मैं मुकाबले से पहले जरूर यहाँ पर पहुंच जाऊंगा और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मास्टर सू, मास्टर यू। मास्टर सू और मास्टर यू दोनों अपनी जगह पर खड़े होते हैं और फिर वो भी लियोन को ग्रीट करते हैं और अपनी गर्दन हिलाकर लियोन को अपनी आगे की यात्रा के लिए विश करते हैं। लियोन भी ये देखकर वहां से जाने लगता है। धीरे धीरे लियोन उस महल से दूर जाने लगता है। देखते ही देखते लियोन और वापस से वहां आ जाता है जहां पर लियोन की मुलाकात मास्टर यू से हुई थी। ये देखकर लियोन अपने मास्टर से बोला, मास्टर अब हमें कहाँ जाना है। मास्टर हुआन लियोन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, पहले हमें इस राज्य के प्रमुख जंगल में जाना चाहिए जिसका नाम है क्विलोरा जंगल, जो कि इस राज्य का सबसे बड़ा जंगल है और वहां पर बहुत ही ताकतवर जड़ी बूटी और हर्ब्स भी हमें मिल सकती है और तुम्हारी ट्रेनिंग का सबसे अच्छा स्थान भी वही होगा, क्योंकि उस जंगल में बहुत सी पवित्र शक्तियां हैं जो तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाने में मदद करेंगी। लियोन भी अपने मास्टर की बात को अच्छे से समझ जाता है और फिर क्विलोरा जंगल जाने के लिए बगी ढूंढने लगता है। धीरे धीरे लियोन आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी बगी नहीं दिख रही होती है। लेकिन तभी अचानक से वही लड़का जो लियोन मिस्टिक वैली टाउन आते समय मिला था, वही लड़का अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये देखकर लियोन मुस्कुराते हुए बोला, यांग तुम यहाँ, क्या तुम अभी अपने शहर नहीं गए। लेकिन तभी अचानक से मास्टर हुआन ने जल्दी से हैरानी से उस लड़के को देखते हुए बोले, क्या महान आत्मा शक्ति है, ये लड़का कौन है। लियोन लियोन भी मास्टर की बात सुनकर हैरानी से यांग को देखने लगा, क्योंकि ऐसी तारीफ तो मास्टर ने उसके लिए भी नहीं की थी। लेकिन लियोन को भी यांग के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था। उसे तो इतना पता था कि यांग के माता पिता अब नहीं है और इसकी देखरेख अब इसके दादाजी करते हैं। लेकिन तभी लियोन को कुछ याद आता है। वो धीरे से अपने मास्टर से बोला, पर मास्टर मुझे अच्छे से याद है कि इसके दादाजी मुझे से कुछ तो छुपा रहे थे, वो कुछ परेशान से लग रहे थे। लेकिन मैंने उस समय इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जब मैंने इस लड़के पर हाथ रखा तो शक्ति चक्र इसकी आत्मा शक्ति सोल पावर को अपने अंदर खींचने लगा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उससे अलग कर पाया था। ये सुनकर मास्टर हुआन मुस्कुराते हुए बोले, ये तो होना ही था लियोन, क्योंकि इसकी आत्मा शक्ति इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि कोई भी इसे देखकर घबरा जाए। लेकिन मुझे इसके शरीर के अंदर एक सील भी दिखाई दे रही है जो इसकी शक्तियों को दबाए हुए है। इस लड़के को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये किसी बड़े दल से आता है। लेकिन ये बात सुनकर लियोन यांग की ओर देखते हुए बोला, पर मास्टर ऐसे कैसे हो सकता है। ये एक ऐसे आदमी का पोता है जिसके पास कोई जादू भी नहीं है, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया इसकी माँ के पास शक्तियां थी और वही शक्तियां अब इसके अंदर है। लियोन ये सब मास्टर को बता ही रहा था, लेकिन तभी वहां पर सुयू अपनी बगी लेकर पहुंच जाता है। तभी सुयू लियोन को देखते हुए बोला, क्या हुआ दोस्त, कहीं जाना है क्या तुम्हें। लेकिन मास्टर हुआन तो उस आदमी को देखते हुए बोले, हाँ लियोन तुमने सही कहा, इस लड़के की आत्मा शक्ति और इस बूढ़े की आत्मा शक्ति थोड़ी बहुत एक दूसरे से मिलती है। शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पिताजी इस बूढ़े व्यक्ति के बेटे थे न। लेकिन फिर भी मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ इस लड़के के पास इतनी आत्मा शक्ति कहाँ से आई। वही लियोन को एक जगह चुपचाप खड़ा होता देख सीनियर सुयू अपने पोते यांग की ओर देखकर लियोन से बोले, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कोई परेशानी है क्या। लेकिन तभी सीनियर सुयू की बात सुनकर लियोन हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, मुझे क्विलोरा जंगल की ओर जाना है, तो क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे। बस इतनी सी बात। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जल्दी से अंदर आकर बैठ जाओ बेटा, सीनियर सुयू ने मुस्कुराते हुए लियोन की ओर देखते हुए बोले। लियोन भी जल्दी से उस बगी में बैठ जाता है और फिर जंगल की ओर जाने लगता है। रास्ते में लियोन यांग के बारे में सोचता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोग जंगल के पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर सीनियर सुयू लियोन से बोले, बेटा अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर जानवरों का खतरा है, और तुम तो जानते हो वो जानवर इन घोड़ों की खुशबू की ओर पीछे चले आएंगे। लेकिन लियोन बिना किसी शिकायत के बगी से नीचे उतर जाता है और फिर उनको धन्यवाद देकर चले जाता है। धीरे धीरे लियोन जंगल के अंदर पहुंच जाता है। जंगल की खूबसूरती को देखकर लियोन बहुत खुश हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। लियोन को भी सिर्फ जंगल की बाहरी खूबसूरती दिखाई दे रही थी। लियोन नहीं जानता था कि जंगल के अंदर बहुत से खतरनाक जानवर बैठे हुए हैं जो शिकार के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता, लियोन की किस्मत लियोन को कहां पहुंचाती है।
मास्टर हुआन लियोन की खुशी को देखते हुए बोले, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है लियोन, तुम्हें अंदाजा भी नहीं यहाँ पर कितने खतरनाक जानवर है जो कि तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं, और तुम्हें जंगल के इन्हीं जानवरों के साथ फाइट करके अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। और याद रहे लियोन, तुम शक्ति चक्र की मदद बिल्कुल नहीं लोगे, तुम जल्दी से अपने शक्ति चक्र को कहो कि वो तुम्हारा आपातकालीन उपचार कारक को बंद कर दे, ताकि तुम्हारे जख्म शक्ति चक्र न भर सके। क्योंकि जितना तुम शक्ति चक्र की मदद कम लोगे उतनी ही ताकत तुम्हारे शरीर की बढ़ती रहेगी, और जब तुम मुकाबले में होंगे मैं तब तक तुम्हारी मदद नहीं करूंगा जब तक कि बात तुम्हारे मरने तक न आ जाए। और तुम चिंता मत करना लियोन, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहूंगा। इसलिए तुम अब आगे बढ़ सकते हो, पहले हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां पर हम आराम से बैठ सके और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सके। लियोन भी मास्टर की बात सुनकर बिना कोई सवाल किए आगे की ओर बढ़ने लगा। लियोन को ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर उनको ट्रेनिंग करते समय कोई भी परेशान न करे। धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते लियोन जंगल के बहुत अंदर आ गया था, लेकिन तभी उसके सामने एक जानवर आ गया था जो कि क्लास 1 का था। इसलिए लियोन को उससे घबराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी ताकत अब स्पिरिट इनिशिएटेड क्लास पर पहुंच चुकी थी, जो कि हुआ था उस प्राचीन पवित्र फ्लेम को अब्जॉर्ब करने की वजह से। इसलिए लियोन ने अपने लेवल 2 के हमले से ही उस जानवर को खत्म कर दिया। वही मास्टर भी ये देखकर खुश हो गए थे, और फिर अपने मन में लियोन को देखते हुए बोले, बहुत अच्छे लड़के, मैं सच में तुमसे बहुत खुश हो, तुम जितनी जल्दी ताकत बढ़ा रहे हो वो सच में काबिलियत की बात है। अब तुम ही जो उस शेंगचेन को खत्म कर सकते हो, इसलिए अभी तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें ताकतवर बनाने की। लियोन आगे बढ़े ही जा रहा था, तभी उनको एक सुंदर से जगह दिखाई दे जहां पर एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था, और वहां पर एक गुफा भी मौजूद थी। ये देखकर लियोन खुशी से अपने मास्टर की ओर देखते हुए बोला, मास्टर ये जगह बहुत बढ़िया है, हम यहाँ पर रहकर ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जगह दिखने में भी कितनी सुंदर है। वही मास्टर हुआन भी उस जगह को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, तभी वो जल्दी से उस गुफा के अंदर जाकर देखने लगे, लेकिन वहां पर कोई भी जानवर मास्टर को नहीं दिखा। तभी लियोन भी जल्दी से उस गुफा के अंदर जाने लगा। वो गुफा ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन लियोन वहां पर आराम से सो सकता था। ये देखकर मास्टर हुआन लियोन की ओर देखते हुए बोले, लियोन तुम अभी यहाँ पर ही रुको, मैं अभी एक आत्मा कवच बनाकर आता हूँ जिसे हमें कोई भी जानवर हमारी शक्तियों को महसूस नहीं कर पाएगा। ये कहकर मास्टर हुआन जल्दी से उस गुफा के ऊपर आ जाते हैं और फिर अपने सिर के बीचों बीच अपनी उंगलियों को रखते हुए अपनी आंख बंद करते हैं। तभी अचानक से उनके सिर के ऊपर 3 सील जो कि गोलाकार थे, साथ ही उनका रंग भी अलग अलग था, लाल, हरा और पीला। तभी अचानक से लाल और हरे रंग के सील गायब हो गए और फिर पीले रंग का सील धीरे धीरे अपने अंदर से शक्तियों का बाहर निकलने लगा, और फिर अचानक से उस गुफा से 300 मीटर के चारों ओर एक अदृश्य कवच लग चुका था। ये देखकर मास्टर हुआन अपनी शक्तियों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर वापस से लियोन की ओर जाने लगते हैं। लियोन भी मास्टर को देखकर बहुत खुश होता है, और फिर लियोन आगे मास्टर से बोला, मास्टर आखिर अब आगे क्या करना है। ये सुनकर मास्टर ने जल्दी से लियोन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, लियोन सबसे पहले तुम्हारे शरीर के हाथों और पैरों को मजबूत करना होगा, इसलिए जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। तभी लियोन मास्टर के पीछे पीछे बाहर आ जाता है। वही मास्टर हुआन भी अपने हाथ में अपनी शक्तियों से बने एक बड़े से पत्थर को लाते हैं। ये देखकर लियोन मास्टर से बोलता है, मास्टर आखिर ये क्या चीज है और इससे क्या होगा। लियोन ने देखा कि वो पत्थर बड़ा ही अजीब दिखाई दे रहा था, जो कि सच में बहुत अजीब था, क्योंकि उस पत्थर पर बहुत से छेद हो रखे थे। वही मास्टर ने लियोन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, लियोन ये है मेरा सबसे कीमती पत्थर है, इसका नाम है बॉडी एनहांसर स्टोन। इसकी मदद से तुम्हारा ये शरीर मजबूत बन जाएगा, तुम्हें रोजाना बस इस पत्थर को भला बुरा कहना है और फिर बाकी का काम ये पत्थर खुद ही कर देगा। लियोन ने जब ये सुना तो वो जल्दी से उस पत्थर के पास आता है और फिर जल्दी से उस पत्थर को देखते हुए बोला, कितना कमजोर पत्थर है। लेकिन जैसे ही लियोन ने ये कहा, अचानक से उस पत्थर में से अचानक से एक चाबुक बाहर आया और फिर वो लियोन को मारकर गायब हो गया। ये महसूस कर लियोन ने जल्दी से अपने बाएं हाथ को दबा लेता है और फिर उसकी अचानक से चीख निकल जाती है, और फिर मास्टर की ओर देखते हुए बोला, मास्टर आखिर ये क्या है, ये तो मुझे मार ही देगा। मास्टर ने भी लियोन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए लियोन से बोले, देखो लियोन मैं जानता हूं कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुमने एक दिन में इस पत्थर के 70 वार सह लिए तब तुम तैयार हो जाओगे आगे की तैयारी के लिए, और तुम्हें कभी भी मेडिटेशन को नहीं छोड़ना है, इससे तुम्हारे घाव और भी जल्दी भरने लगेगी और मैं जल्दी से तुम्हारे घावों के लिए जड़ी बूटी तैयार कर दूंगा जिसे लगाकर तुम्हें दर्द से थोड़ा आराम मिल जाएगा। चैप्टर 94 सोल मास्टर की सील प्रक्रिया। कोलोरा के जंगलों में थोड़ी अंदर एक लड़के की चीखने की आवाज आ रही थी। ये था लियोन जो कि उस पत्थर के आगे बैठा हुआ था। वो बार बार उस पत्थर को बुरा कहता, तब अचानक से उसके हाथों और पैरों पर शक्तियों से भरा चाबुक आकार पड़ता जिससे लियोन की चीखें निकल आती। लियोन के हाथों और पैरों में बहुत ज्यादा घाव होने लगे था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान थे मास्टर हुआन जो कि लियोन की सहनशक्ति को देखकर एक तक लियोन को ही देखे जा रहे थे।
क्योंकि मास्टर हुआन को लगा कि शायद लियोन सिर्फ 10 से 15 ही इस पत्थर का वार सह पाएगा, लेकिन मास्टर की कल्पना से परे लियोन ने अपने शरीर पर करीब 35 वार सह चुके थे। ये देखकर मास्टर भी लियोन की सहनशक्ति से प्रभावित होने लगे थे। देखते ही देखते लियोन ने आज करीब 63 हमले को अपने शरीर के ऊपर लिया, लेकिन उसके बाद लियोन के शरीर की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये देखकर मास्टर हुआन को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मास्टर हुआन जल्दी से लियोन की ओर देखकर बोले, ठीक है लियोन, आज के लिए बस इतना ही। अब तुम थोड़ा आराम कर लो, नहीं तो तुम्हें और भी ज्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। और तुम इस तरह करके तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो, इससे तुम्हारे घाव जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे। और फिर तुम ठीक से अपनी टेक्निक का उपयोग सही प्रकार से नहीं कर पाओगे। लेकिन वही लियोन अभी भी मास्टर की बात नहीं सुन रहा होता है। लियोन अभी भी उस पत्थर की बुराई कर रहा होता है। अब उस पत्थर के हमले भी और तेज और ताकतवर होने लगे थे। लियोन को ऐसा करते देख मास्टर हुआन परेशान होते हुए बोले, लियोन अब बस करो, आज के लिए बहुत हो गया, रुक जाओ अब। लेकिन तभी मास्टर की बात सुनकर लियोन लड़खड़ाती आवाज में बोला, नहीं मास्टर, बस 3 और फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इसलिए मास्टर मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, आपका ये शिष्य आपको निराश नहीं करेगा। लियोन को एक बार में अपने साथ बिताए हुए भूतकाल में सारे दृश्य उसकी आंखों में आ रहे थे। वही मास्टर तो लियोन की बात सुनकर हैरान हो गया। तभी मास्टर हुआन लियोन को देखकर धीरे से अपने आप से बातें करते हुए बोले, आपको निराश नहीं करूंगा मास्टर। ये कहते ही मास्टर की आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मास्टर हुआन को अपने दिन याद आने लगे थे। तब उस समय मास्टर भी बिल्कुल भी ताकतवर नहीं था। तब उसके मास्टर ने मास्टर हुआन को वो सब कुछ सिखाया जिससे मास्टर हुआन कैसे सबसे ताकतवर योद्धा बने। वही मास्टर हुआन को अपना वो कठिन परिश्रम भी याद आ रहा था, जिसमें वो ठीक इसी तरह अपने मास्टर के सामने अपने घुटनों पर बैठकर बोल रहे थे, मुझे एक मौका और दीजिए मास्टर, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। ये सब याद करते हुए मास्टर हुआन की आंखों में आंसू किसी मोतियों की तरह नीचे बिखरते जा रहे थे। वही मास्टर हुआन को अब लियोन में खुद की छवि दिखने लगी थी। ये देखकर मास्टर हुआन जल्दी से मुस्कुराते हैं और फिर लियोन की ओर देखकर अपने मास्टर को याद करने लगते हैं। देखते ही देखते लियोन ने उस पत्थर के सारे हमलों को सहन कर लिया था। ये देखकर मास्टर हुआन लियोन की पीठ थपथपाते हुए बोले, क्या बात है लियोन, मुझे खुशी हुई कि तुमने ये टास्क कंप्लीट कर दिया। सच कहूं तो मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें अब इसमें करीब 20 दिन तो लग ही जाएंगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। ये सुनकर लियोन लड़खड़ाती आवाज में बोला, मास्टर मैंने आपको निराश नहीं किया ना, क्या अब आप मुझे आगे की सिखा सकते हैं। मास्टर हुआन भी लियोन की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और लियोन की ओर देखते हैं, हाँ लियोन, मैं तुम्हें अब आगे जरूर सिखाऊंगा। लेकिन तभी लियोन की आंखें बंद होने लगती है और फिर वो नीचे की ओर गिरने लगता है। ये देखकर मास्टर हुआन जल्दी से अपनी सोल पावर का उपयोग कर लियोन को जल्दी से उस जगह से उठाकर गुफा के अंदर ले जाते हैं। वही लियोन को अंदर लेटाकर मास्टर हुआन एक बार और लियोन को देखने लगे। लड़के, अब सब कुछ तुम पर ही निर्भर है, मैंने बहुत साल इंतजार किया है शक्ति चक्र के नए मालिक का, इसलिए लियोन मैं आशा करता हूं कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। मास्टर हुआन ने लियोन की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर चिंता की लकीरें लाते हुए बोले और फिर जल्दी से अपने हाथों को आगे करके अपने हाथ में एक हरे रंग की डिब्बी ले आते हैं जिसमें घाव भरने की दवा रही हुई थी। धीरे धीरे मास्टर ने लियोन के पूरे शरीर को उस हरे रंग के घाव भरने वाले दावा से ढक दिया, जिससे लियोन के घाव बहुत तेजी से भर सके। धीरे धीरे रात की चादर अपने पैर समेटने लगी और सुबह का सूरज अपने दिन की शुरुआत कर रहा था। लियोन भी जल्दी से अपनी जगह पर उठ जाता है और अपनी अपने आप को देखने लगता है। वो देखता है कि उसके शरीर पर एक भी हमले का निशान नहीं है। ये देखकर लियोन जल्दी से अपनी जगह से उठता है और फिर बाहर की ओर जाने लगता है, जहां पर उसके मास्टर मेडिटेशन कर रहे होते हैं। लियोन जल्दी से अपने मास्टर के पास जाकर उनको ग्रीट करता है। वही मास्टर हुआन भी लियोन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लियोन, तुम उठ गए, और लियोन मैं तुमसे नाराज भी हूं और खुश भी हूं। कल तुमने बहुत ज्यादा लापरवाह हो गए थे, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। मास्टर ने लियोन की ओर देखकर बोले। ये कहते वक्त मास्टर के आवाज में थोड़ा कड़कापन था, या फिर इसे शक्ति भी कहा जा सकता है। वही लियोन भी मास्टर की इस बात को समझ जाता है कि आखिर उसके मास्टर क्या कहना चाहते थे। इसी बात पर लियोन मास्टर की ओर देखता है। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर हुआन, मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था, लेकिन यकीन कीजिए मास्टर, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और अपने भाइयों को बचाना चाहता हूं, लूना को बचाना चाहता हूं। अगर मैं कल हार मान लेता तो मेरा वॉरियर होना बेकार होता। इसलिए मास्टर मैंने ऐसा कदम उठाया, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। मास्टर हुआन भी लियोन की आंखों में आत्मविश्वास देख पा रहे थे। ये देखकर मास्टर हुआन जल्दी से लियोन के पास जाकर लियोन के कंधे को थपथपाते हैं, ठीक है लड़के, कोई बात नहीं, अब मुझे भी लगता है तुम इतने भी मूर्ख नहीं हो जितना मुझे लगता था। इसलिए लियोन, आज मैं तुम्हें सोल मास्टर के कुछ खास चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। लियोन ये सुनकर जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। ये देखकर मास्टर हुआन आगे बोले, देखो लियोन, मैं तुम्हें सोल मास्टर की सील के बारे में बता चुका हूँ, जो कि 4 प्रकार की सील होती है। सोल मास्टर में इन सील का बेहद जरूरी कार्य होता है।
इनकी मदद से तुम तुम्हारी आत्मदृष्टि को बहुत बढ़ा सकते हो। और जब तुम अपनी सील को एक्टिवेट कर लोगे तब तुम अपने से भी ऊपर क्लास वालों का आत्मा का दबाव आसानी से सह सकते हो। अपनी तुम भूमि आत्मतारा बिंदु क्लास के लेवल 1 के सोल मास्टर हो जिसके अभी एक भी सील एक्टिवेट नहीं हुई है। इसलिए मैं तुम्हें एक टेक्निक दूंगा जिससे तुम कुछ ही दिनों में एक सील को एक्टिवेट कर पाओगे। एक बात और लियोन, एक सील एक क्लास पर ही एक्टिवेट होती है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहता है। अगर कोई इंसान चाहे तो एक ही क्लास में 2 सील को भी अनलॉक कर सकता है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो लियोन तुम भी 2 सील को एक्टिवेट कर सकते हो। लियोन ये सब ध्यान से सुने जा रहा था, लेकिन तभी लियोन मास्टर से बोला, मास्टर आखिर सोल मास्टर अपनी ताकत कैसे बढ़ा सकता है? ये बात सुनकर मास्टर हुआन मुस्कुराते हुए लियोन से बोले, देखो लियोन, सोल मास्टर की शक्तियों को बढ़ाने का 2 तरीके हैं। एक सबसे धीमी प्रक्रिया है और एक सबसे तेज, पर दूसरे वाली प्रक्रिया के अंदर एक परेशानी है। सुनना चाहोगे? मास्टर हुआन की बात सुनकर लियोन मास्टर की ओर देखकर अपनी गर्दन हाने हिलाता है। ये देखकर मास्टर हुआन जल्दी से आगे बोलते हैं, लियोन, सबसे पहली धीमी प्रक्रिया ये है कि सोल मास्टर को अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जहां पर सोल पावर ज्यादा हो, जैसे रहस्यमय विदुर तालाब। लेकिन तुमने देखा कि किस तरह तुम कैसे उस आत्मा शक्ति को कैसे अपने अंदर ले रहे थे, लेकिन इसमें लोगों को अपने लेवल को आगे पहुंचाने में बहुत समय लग जाता है। 1 महीना, 1 साल, और कई लोगों को तो अपना लेवल आगे पहुंचाने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को धीमा कहा जाता है। और दूसरी प्रक्रिया है दूसरों की आत्मा शक्ति को अपने अंदर चूस लेना। अब ये कहने को तो बहुत सरल है, लेकिन दूसरों की आत्मा शक्ति को, पावर को चूसने से या तो उस व्यक्ति की मौत हो सकती है या फिर वो इसके बाद से कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए लियोन, तुम्हें कभी भी दूसरे रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि दूसरों की शक्तियां चूस कर वो योद्धा नहीं कहलाता, बल्कि किसी काय के भांति छल करना सिखाता है। इसलिए लियोन, तुम पहले रास्ते को ही हमेशा चुनना चाहिए। और तुम्हें सोल पावर से भरी जगह को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस शक्ति चक्र में एक ऐसी जगह भी है, यहाँ पर इतनी सारी आत्मशक्ति है कि तुम कितनी भी शक्ति को अपने अंदर समा सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हें एक टेक्निक दे रहा हूँ जिससे तुम इस शक्ति चक्र के अंदर मौजूद आत्मशक्ति को बहुत तेजी से अंदर समा सकते हो। इसलिए लियोन, जल्दी से ध्यान की मुद्रा में बैठ जाओ और इस टेक्निक को अपने दिमाग के अंदर जाने लगे दो। ये सुनकर लियोन जल्दी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है और फिर मास्टर हुआन जल्दी से उसके ललाट के बीचों बीच उंगली रखकर टेक्निक का बहाव लियोन की ओर करने लगता है। थोड़ी देर लियोन मुस्कुराते हुए मास्टर हुआन से बोला, मास्टर हुआन, मुझे ये टेक्निक समझ में आ गई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी लियोन अपने हाथों को मुद्राओं को बदलने लगता है। धीरे धीरे लियोन के अंदर मौजूद शक्तियों के हीरे जैसे आकृति धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगता है। ये देखकर लियोन समझ चुका था कि उसकी शक्तियां उसके मस्तक के एक बिंदु पर इकट्ठा होने लगी है, जो कि सोल सील बिंदु कहा जाता था, जो कि उस सील को बार बार शक्तियों द्वारा भरे जाने लगा। लियोन भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगा, क्योंकि उसे एक बहुत ही ताकतवर शक्तियों का अनुभव हो रहा था, जो कि सच में बहुत बहुत खुशी की बात थी। ये देखकर मास्टर हुआन भी लियोन को ही देखने लगते हैं, जो कि लियोन की इस मेहनत को देखकर मास्टर हुआन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी लियोन ने महसूस किया कि वो शक्तियां जो अभी उसके मस्तक पर मौजूद सोल सील पर जा रही थी वो अचानक से रुक गई। ये देखकर लियोन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बार बार अपनी शक्तियां के हीरे को ऊपर नहीं जाने देना चाहते थे। ये महसूस कर लियोन ने जल्दी से आंख खोली और फिर मास्टर हुआन की ओर देखने लगा। ये देखकर मास्टर हुआन भी समझ चुके थे कि आखिर लियोन उससे कहना क्या चाहते थे। ये देखकर मास्टर हुआन मुस्कुराते हुए लियोन से बोले, तुम परेशान मत हो लियोन, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें एक ऐसी जगह की जरूरत पड़ेगी जहां पर आत्मशक्ति का होना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से अपनी आंखें बंद करके अपनी आत्मा को इस शक्ति चक्र के अंदर को और भेजो और फिर जल्दी से उस जगह जाकर जल्दी से आत्मशक्ति को अपने अंदर संग्रहित कर लेना। और हाँ लियोन, तुम्हें ज्यादा दूर नहीं जाना है, नहीं तो वापस इस दुनिया में नहीं आ पाओगे, तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए वहां पर ही कैद हो जाएगी। मेरी बात याद रखना लियोन, जब तक तुम वापस से अपनी आंख नहीं खोलते हो तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सब सुनकर लियोन जल्दी से अपनी आत्मा पर गौर करने लगता है और फिर अपने आत्मा के अंश को शक्ति चक्र के अंदर डाल देता है। तभी अचानक से लियोन खुद को वापस से वही अंधेर वाली जगह में पाता है। लेकिन इस बार लियोन ज्यादा हैरान नहीं हुआ, क्योंकि वो इस जगह को पहले भी देख चुका था, लेकिन लियोन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कहाँ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी लियोन ने ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आगे की ओर चलने लगा। आर्यन उत्तर दिशा की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। धीरे धीरे लियोन को चलते चलते काफी समय हो गया। लियोन को अभी तक वहां पर अंदर के सिवा कुछ नहीं दिखा था। ये देखकर लियोन जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ते जा रहा होता है कि तभी अचानक से वहां पर एक गहरी नीले रंग की रोशनी जगमगाने लगी थी। अचानक से जो थोड़ी देर पहले अंधेरा था वो अब पूरी तरह से गहरे नीले रंग की रोशनी में फैल चुकी थी। लेकिन तभी लियोन ने जैसे ही अपने कदम नीचे की ओर किए तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो जहां पर खड़ा था वो एक छोटा सा पानी से भरा तालाब नजर आ रहा होता है, जिसके ऊपर लियोन खड़ा हुआ होता है। ये अजीब सा दृश्य देखकर लियोन बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पानी के ऊपर खड़ा होता है।
लेकिन तभी जल्दी से लियोन वहां पर फैली आत्मा शक्ति को महसूस करने लगा। तभी लियोन जल्दी से वही बैठकर अपनी हाथों की मुद्रा को बदलते हुए मास्टर हुआन द्वारा दी गई टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है। उसके इस्तेमाल से लियोन जल्दी जल्दी वहां पर मौजूद सोल पावर को अपने अंदर लेने लगता है। वहां लियोन के चारों ओर आसपास बहुत ही आत्मा शक्ति इकट्ठा होने लगती है, जिसे देखकर कोई भी सोल मास्टर पागल हो जाएगा। चैप्टर 95 लीडर सुनघार जोशीला योद्धा दल से। लियोन शक्ति चक्र के आंतरिक भाग में ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए था। उसके आसपास बहुत गाढ़ी रंग की सफेद आभा चारों ओर लियोन को ढकी हुई थी। वो गाढ़ी सफेद रंग की धुआं एक पतली रस्सी को तरह लियोन के शरीर के अंदर जा रही थी। लियोन उस आत्मा ऊर्जा को समेटने में लगा था। लियोन को ऐसा करते करते करीब 6 दिन हो गए थे। मास्टर हुआन भी अपनी आंख बंद किए हुए बैठे थे। वहीं इनसे दूर क्विल्रा राज्य में खबर फैल चुकी थी कि संधार दल के मिस्टिक वैली टाउन में मौजूद नीलामी घर में किसी ने हमला कर दिया था। हालांकि संधार दल ने इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश की और वो लोग कुछ हद तक कामयाब भी हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसे बड़े दल थे जिनसे ये बात छुप न सकी। इनमें से ही शामिल था क्विल्रा राज्य के एक शहर बिडावा शहर के एक दल जोशीला योद्धा दल। बिदावा शहर क्विल्रा राज्य का एक छोटा सा शहर है, जिसमें सबसे ताकतवर दल है यहाँ का जोशीला दल। वही जोशीला योद्धा दल के महल के अंदर एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफेद और आंखें हरे रंग की चमकती हुई लीडर की कुर्सी पर बैठा हुआ था। देखने में वो अभी भी जवान ही दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उसके बालों की सफेदी देखकर ये कहा जा सकता था कि वो सच में थोड़े तो बूढ़े थे। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने यानी लीडर ने गुस्से से अपनी कुर्सी पर हाथ मारते हुए बोले, आखिर वो ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि इससे पूरा शक अब हम पर चला गया है? लीडर ये कहते समय बहुत ज्यादा नाराज थे। उनके गुस्से को देखकर वहां पर खड़े सभी लोग के दिल में खौफ दिखने लगा था, लेकिन फिर एक बूढ़े आदमी ने अपनी जगह पर उठते हुए बोले, लीडर शुंघार आप शांत हो जाए। अभी भी हमें इन सब के बारे सोचना चाहिए कि आखिर जब संधार दल यहाँ जांच पड़ताल करने आएंगे तब हम उन्हें क्या जवाब देंगे। ये जोशीला दल का पहला बुजुर्ग था जो कि खुद में भी बहुत ताकतवर था। वो अपने लीडर को शांत करने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन उस बुजुर्ग की ये तरकीब काम नहीं आई क्योंकि लीडर का गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर था। तभी लीडर गुस्से में पहले बुजुर्ग से बोले, कैसे शांत हो जाओ पहले बुजुर्ग, वो ऐसा छोटा मोटा दल नहीं है। वो राजधानी के 3 सबसे बड़े ताकतवर दल में आते हैं। अगर उन्हें जरा सी भी हमारे बारे में भनक तक लग गई न तो वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। और ये सब हुआ है उस मूर्ख शिकारा दल को वजह से। मैंने उनसे पहले ही कहा था कि अभी ये सही समय नहीं उन पर हमला करने का, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और इतना ही नहीं, इस शिकारा दल से आए उन दोनों लोगों ने हमारे दल के मेंबर्स को मुझसे बिना बोले ले गया और जाकर हमला कर दिया। लेकिन तभी वहां पर 2 लोगों को की हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। साथ ही उन दोनों के सीने पर एक अजीब सा कुल्हाड़ी का निशान बना हुआ था और दिखने में वो लोग जवान दिखाई दे रहे थे। वो दोनों आदमी लीडर सुनघार के सामने ग्रीट करते हुए बोले, लीडर आप चिंता मत कीजिए, हमारे लीडर ने कहा है कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, इसलिए आपको संधार दल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लीडर सुनघार ये सुनकर उन दोनों की ओर गुस्से से देखने लगते हैं और फिर अपनी जगह पर खड़े होते हुए वो दोनों की ओर उंगली करते हुए बोले, आखिर तुम दोनों ने अचानक से संधार दल पर हमला क्यों किया? हमारी बात भी हुई थी, हम पहले योजना बनाएंगे ताकि वहां से कोई बचकर जा ना सके, लेकिन अभी अभी हमारे पास खबर आई है कि नीलामी घर की चेयरमैन और वो दोनों बूढ़े और उनकी पोती बचकर संधार दल पहुंच चुके हैं। और इतना ही नहीं, उन दोनों ने अपने दल के ज्यादातर लोगों को बचाकर रखना वापस से संधार दल पहुंचा दिया। इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? हाँ है कोई जवाब? लीडर ने झन्नाते हुए उन दोनों की ओर गुस्से से देखते हुए बोले। वही लीडर की बात सुनकर वो दोनों शिकारा दल के मेंबर्स बोले, लीडर सुनघार ये बात थोड़ी सोचने वाली है, क्योंकि हमारे लोगों ने कहा कि जब हमला हुआ था वहां पर बहुत ही कम लोग थे और जिस समय वहां की नीलामी घर की चेयरमैन भी नहीं थी, और जब हमने हमला किया था तब वहां पर हमारे मुकाबले तो हुए थे, लेकिन वहां पर बहुत ही कम लोग थे और वहां से सारे कीमती सामान भी गायब थे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं लीडर सुनघार? ये सुनकर लीडर सुनघार भी अचानक से शांत हो जाते हैं और फिर उन दोनों को बात पर गौर करने लगते हैं। ये देखकर लीडर सुनघार उनकी ओर देखते हुए धीरे से बोले, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि संधार दल के उन दोनों सीनियर्स को हमारे हमले के बारे में पहले ही पता था। उन दोनों से लड़के ने आगे आते हुए कहा और फिर आगे बोला, हाँ लीडर सुनघार, हमें लगता है कि उनको इस हमले के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन सभी ने हमारे लिए पहले ही तैयारी कर रखी थी और इस हमले के बारे में साफ शिकारा दल और जोशीला योद्धा दल को ही पता है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? लेकिन वही लीडर सुनघार तो ये सुनकर ही गुस्सा आने लगता है और फिर उसी गुस्से में लीडर सुनघार अपनी शक्तियों को बाहर निकालते हुए बोले, इसका मतलब तुम्हें ये लगता है कि मैंने ही उन्हें इस हमले के बारे में बताया है? अरे मुझे खुद को नहीं पता था इस हमले के बारे में, आखिर तुम इसके बारे में सोच भी कैसे सकते हो? लेकिन लीडर की बात सुनकर वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसे लग रहा था कि मानो उन्हें लीडर सुनघार की शक्तियों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा हो। ये देखकर लीडर सुनघार भी समझ जाते हैं और अपनी शक्तियों को वापस अंदर लेने लगते हैं। तभी वो शिकारा दल का मेंबर बोला, देखो सुनघार, हमें तुम पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें तुम्हारे बेटे श्रीकांत पर शक है।
इसलिए आप यहाँ पर अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए बुला सकते हैं क्योंकि हमने ही उसे संधार नीलामी घर भेजा था, संधार निमाली घर के बारे में पता करने के लिए। ये सुनकर तो लीडर सुनघार हैरान हो गए और फिर इसी हैरानी में वो अपने बुजुर्ग की ओर देखते हुए बोले, क्या मेरा बेटा संधार नीलामी गया था, लेकिन किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? बुजुर्ग मृदांत, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, देख लिए न इसका अंजाम। वो संधार दल अब हम पर शक करने लगा है। ये सब महसूस कर लीडर सुनघार ने गुस्से में उन दोनों की ओर देखते हुए जवाब दिया, देखो तुम दोनों, मुझे पूरा यकीन है मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है। अगर तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ भी किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब देखकर और लीडर सुनघार की बातों से परेशान होते हुए वो दोनों शिकारा दल के दोनों मेंबर बहुत ज्यादा परेशान हो गए और फिर उनमें से एक आदमी आगे आते हुए गुस्से से सुनघार को बोला, लीडर सुनघार, बहुत हो गया और आप भी जानते हैं कि ब्लैक होल लॉन्गमैन सेक्ट के काम में दखल अंदाजी करना कितना खतरनाक हो सकता है। ये बात तो तुम भली भांति जानते हो ही। इसलिए लीडर सुनघार, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें अपना काम करने दीजिए, नहीं तो ये आपके दल के लिए अच्छा नहीं होगा। ब्लैक लॉन्ग सेक्ट का नाम सुनकर ही लीडर सुनघार के चेहरे पर पसीने आने लगे थे। ये महसूस कर लीडर सुनघार जल्दी से अपने पहले बुजुर्ग को अपनी आंखों से इशारा करता है। वही वो बुजुर्ग भी अपने लीडर का इशारा समझ जाता है और वहां से चला जाता है। वही लीडर सुनघार वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां दरबार ने लीडर सुनघार का बेटा श्रीकांत वहां आ जाता है। श्रीकांत अपने पिताजी को देखकर बोला, क्या हुआ पिताजी, क्या आपने मुझे बुलाया? लेकिन लीडर सुनघार श्रीकांत से आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही शिकारा दल के मेंबर्स श्रीकांत के पास आते हुए बोले, कैसे हो अगले लीडर श्रीकांत? ये सुनकर श्रीकांत भी अपने दोनों ओर देखता है। तभी वो उन्हें पहचानते हुए बोला, अरे आप दोनों यहाँ, अच्छा हुआ आप दोनों आ गए, मुझे आपको कुछ बताना था। अपने बेटे की बात सुनकर लीडर सुनघार भी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और फिर अपने बेटे के पास चले जाते हैं। वही श्रीकांत को देखकर वो दोनों एक साथ बोले, क्या बताने वाले थे? श्रीकांत भी उन दोनों की ओर देखते हुए बोला, यही कि जिस दिन मैं नीलामी में गया था तब मुझे एक बहुत ही अजीब लड़का मिला जो कि संधार दल का बहुत करीबी लग रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वो कोई दल का मेंबर है जो कि यहाँ नीलामी लगाने आया है, लेकिन उस मूर्ख लड़के ने एक लेवल 4 की हाई टेक्निक की बोली लगा दी, वो भी सिर्फ एक मामूली से पत्थर के लिए। श्रीकांत ये बात छुपा रहा था कि उस नीलामी में वो भी शामिल था। और फिर श्रीकांत ने आगे कहा, और इतना ही नहीं, जब मैंने उस लड़के का पीछा किया तब मुझे पता चला कि संधार दल ने उसे अपने दल के खास कमरे में आने को कहा था। इसलिए मैंने उस लड़के के बारे में पता करने के लिए उस दिन वहीं रुकने का फैसला लिया। फिर अगले दिन संधार दल बिच्छू दल से मुकाबला करने के लिए निकला, जिसमें वो लड़का भी शामिल था, जो कि थोड़ा अजीब था। लेकिन तभी बिच्छू दल ये मुकाबला हार चुका था। लेकिन उसके बाद बिच्छू दल के चारों लोग फूलने लगे थे। जल्दी से उस लड़के ने सभी को ब्लास्ट के बारे में बताकर उनकी जान बचा ली, नहीं तो वहां पर उस धमाके से कोई भी नहीं बच सकता था। तब उसके बाद वो सभी रहस्यमयी तालाब में आत्मा शक्ति को शोखने चले गए और थोड़ी देर बाद सभी लोग बाहर आए। तब उस लड़के ने मास्टर सू को कुछ बताने लगा, जिसे सुनकर मास्टर ने उसी दिन मिस कायली और उनकी पोती के साथ कुछ बेशकीमती सामग्री वापस से संधार दल के लिए भेज दिया था। मैं उनका पीछा करने की सोच रहा था, लेकिन उनके साथ बहुत से ताकतवर लोग थे, इसलिए मैंने अपने इस विचार को छोड़ दिया। और यही बात बताने के लिए मैं आपको ढूंढ रहा था, लेकिन आप हमें मिले ही नहीं। ये सब सुनकर और श्रीकांत की आंखों में देखकर उन दोनों को भी श्रीकांत की बात झूठ नहीं लग रही थी। वही लीडर सुनघार भी ये सब सुनकर हैरानी से श्रीकांत की बात पर सोचने लगा और फिर वो धीरे से बोला, आखिर वो लड़का एक मामूली से पत्थर के लिए लेवल 4 की हाई लेवल टेक्निक क्यों देगा? ऐसी टैक्सी तो हमारे दल के पास भी नहीं है, और जो व्यक्ति ऐसी ताकतवर टेक्निक को रख सकता है इसका मतलब है कि वो किसी बहुत ही ताकतवर दल से आता होगा। लेकिन अपने पिताजी की बात सुनकर श्रीकांत अचानक से बोला, नहीं पिताजी, पहले मुझे भी यही लगा कि ये किसी दल से आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ना ही इसके सीने पर किसी भी प्रकार का साइन नहीं है जो कि किसी दल को दर्शाता हो। ये सुनकर तो वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वही वो दोनों शिकारा दल के मेंबर्स धीरे से बोले, इसका मतलब वो लड़का जान चुका था कि संधार दल पर हमला होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही उन दोनों सीनियर्स को सचेत कर दिया। आखिर उस लड़के को इसके बारे में पता कैसे लगा? आखिर कौन है वो? लेकिन वही हमें दिखाया जाता है जंगल में, जहां पर मास्टर हुआन अपनी आंख बंद किए हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। तभी वो धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए लियोन को देखते हैं, जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए ध्यान की मुद्रा में बैठा था। ये देखकर मास्टर हुआन जल्दी से बोले, उम्मीद करता हूं कि लियोन शक्ति चक्र के अंदर ठीक होगा। वही शक्ति चक्र के अंदर उस सफेद रोशनी के अंदर अभी भी लियोन की आत्मा घिरी हुई थी, जो कि अभी भी उस आत्मा शक्ति को अपने अंदर लेती जा रही थी। धीरे धीरे लियोन को इस तरह बैठे करीब 3 दिन और बीत गए थे। तभी लियोन ने महसूस किया कि अब वो और ज्यादा आत्मशक्ति को अपने अंदर नहीं के पा रहा है। ये देखकर लियोन समझ चुका था कि उसकी लिमिट पूरी हो चुकी है। तभी लियोन अपनी आंखें खोलता है और फिर उस सफेद रोशनी ने बाहर आने लगता है, लेकिन तभी लियोन को एक आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत ज्यादा पैनी और पतली थी। ये महसूस कर लियोन ने जल्दी से अपने कान पर हाथ रख दिया। वो आवाज लगातार लियोन के कानों में गूंजती जा रही थी। ये महसूस कर लियोन जल्दी वहां से दूर जाने लगा, लेकिन तभी अचानक से एक हाथ ने आकर उसकी आत्मा को वहां से खींचने लगा।
ये देखकर लियोन जल्दी से आंखें खोल लेता है तो उसे वहां पर मास्टर हुआन उसके कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे होते हैं, जो कि अपनी शक्तियां लियोन के डाल रहे होते हैं। तभी मास्टर हुआन ने लियोन की ओर देखते हुए बोले, तुम ठीक तो हो न लियोन, आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम एक बार अपने शरीर को देखो। जैसे ही लियोन अपने मास्टर के कहने के बाद अपने आप को देखता है तब उसे अपने शरीर पर बहुत से घाव दिखाई देते हैं। उसके शरीर पर बहुत ज्यादा घाव नजर आने लगते हैं। ये देखकर लियोन मास्टर से बोला, मास्टर आखिर ये सब क्या है, मेरे शरीर पर इतने सारे घाव कैसे आए? मास्टर हुआन लियोन के घावों को देखकर बोले, लियोन जब तू ध्यान में थे अब अचानक से तुम्हारे शरीर में घाव उभरने लगे थे। ये घाव बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे थे। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और फिर मैंने जल्दी से अपनी आत्मा का एक अंश तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे शरीर के अंदर डालने लगा। अब बताओ लियोन, आखिर अंदर क्या हुआ था तुम्हारे साथ? ये सुनकर लियोन कुछ याद करने लगा और फिर उसे याद आया, मास्टर जब मैं आत्मा शक्ति को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करके खड़ा हुआ तब तक अचानक से मुझे एक बहुत पतली और तेजी आवाज सुनाई देने लगी, जिससे मेरे कानों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। तब जल्दी से आपने मुझे उस आवाज से बचा लिया। लियोन की बात सुनकर मास्टर हुआन लियोन की ओर देखकर बोले, अच्छा तो यही कारण है तुम्हारे इन घावों का, क्योंकि तुम तो आत्मा थे इसलिए तुम्हारी आत्मा और कोई घाव नहीं आए, लेकिन तुम्हारा शरीर उस आवाज को झेल नहीं पाया और उसमें इतने सारे घाव उभरने लगे। अगर ने जल्दी तुम्हारी मदद नहीं करता तो तुम्हारा ये शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाता।